तो हेलो और गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं C4 साइकिल के बारे में। डार्क रिएक्शन का एक पार्ट जिसके अंदर आते थे 3 साइकिल, कौन कौन से, C3, C4 एंड कैम पाथवे। हमने C3 साइकिल पिछली क्लास में पढ़ा था, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे C4 साइकिल। देखिए, इसको दिया था हैच एंड स्लैक नाम के एक साइंटिस्ट ने, 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था, इसलिए इसको हैच एंड स्लैक पाथवे के नाम से जाना जाता है। कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है इसका। देखिए, इसके अंदर 2 चीजें एक साथ मिलकर काम करती है। कौन कौन सी। सबसे पहले इसके अंदर मिलकर काम करती है मेसोफिल सेल, एंड सेकंड वन इज बंडल शीथ सेल, BSC शॉर्ट में लिख दिया, बंडल शीथ सेल। और सेकंड कौन सी हमारी, मेसोफिल सेल। मतलब ये 2 सेल आपस में मिलके काम करती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव पाथवे। इसके अंदर क्या होता है, स्पाइटल डबल CO2 फिक्सेशन, मतलब इसके अंदर जो CO2 का फिक्सेशन होता है वो डबल होता है। डबल का मतलब कैसे, एक तो हमारी जो CO2 मिलती है इनको, वो मिलती है एटमॉस्फेरिक CO2, और दूसरी CO2 मिलती है इसको मेटाबॉलिक CO2। तो इन दोनों को मिलकर क्या कहते हैं, डबल CO2 फिक्सेशन, मतलब 2 तरीके से CO2 का फिक्सेशन होता है। बात करें इसके कैरेक्टर्स के बारे में, तो इट अकर्स अंडर ड्राई कंडीशन। तो मतलब कि ये ड्राई कंडीशन मतलब बहुत ज़्यादा सूखी जगह में C4 प्लांट्स देखे जाते हैं। एक्स्ट्रा ग्रीन सेल बंडल शीथ इवॉल्व, जो हमारे C4 प्लांट्स हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा ग्रीन सेल है, वो बंडल शीथ में इवॉल्व होती है। ठीक है, 2 सेल्स होती है, एक स्पॉन्जी सेल और पैलिट सेल, लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा ग्रीन सेल भी मिलती है, वो कौन सी है, बंडल शीथ। इट इज कार्बन कंसंट्रेशन मैकेनिज्म। इसका मतलब देखिए कि हमारा जो एंजाइम है इसके पास क्या होता है, CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर गलती से कोई ऑक्सीजन आ भी जाए हमारे एंजाइम के पास, तो भाई वो एंटर ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि CO2 को कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है सेल के आसपास, तो ये क्या CO2 ही लेगा बजाय किसकी, ऑक्सीजन के। बंडल शीथ सेल्स आर प्रेजेंट इन क्रेंज एनाटॉमी। जो बंडल शीथ सेल होती है हमारी ये वाली, वो क्रेंज एनाटॉमी के रूप में प्रेजेंट रहती है। मतलब जो हमारी क्रेंज एनाटॉमी का मतलब आपस में कई सारी मिल के सेल एक गुच्छा सा बना लेती है, एक सर्कल सा बना लेती है, उसको हम बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। जो हमारी बंडल शीथ सेल है वो आपस में मिलकर क्रेंज एनाटॉमी शो करती है। प्लांट्स आर अडेप्टेड टू डिजर्ट लाइक कंडीशन। मैंने बताया था, जो हमारा पहला पॉइंट था कि इट अकर इन ड्राई कंडीशन, तो ये ड्राई कंडीशन में मिलती है। तो डिजर्ट लाइक कंडीशन, जो सूखी जगह है जिसके अंदर पानी की कमी होती है, उनके अंदर ऐसे प्लांट्स या ऐसी साइकिल देखी जाती है। क्वांटम यील्ड इज नॉट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई प्लांट रेगिस्तान जैसी जगह पे या ड्राई कंडीशन जैसी जगह पे या फिर जहाँ पर वाटर नहीं है ऐसी कंडीशन पे ग्रो कर रहा है, तो उसको क्या रहेगा, प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट कम रहेगी और टेम्परेचर उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा C3 साइकिल है वो टेम्परेचर पर अफेक्ट करता है। मतलब C3 साइकिल लो टेम्परेचर पर ग्रो करता है। जो हमारा C3 साइकिल है उसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर, तब जाके हमारी फोटोसिंथेसिस उसके अंदर देखी जाती है। क्वांटम यील्ड का मतलब ये होता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज नॉट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जबकि C4 प्लांट्स में तुम देखो कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो मतलब ही नहीं है उसको भाई, उसके लिए वो क्या पहले से ही तैयार है कि जितना भी टेम्परेचर होगा मैं देख लूंगा, मैं ग्रो करूंगा। तो हमारा क्या हाई टेम्परेचर पे भी क्या करेगा, C4 प्लांट्स ग्रो करेंगे। क्वांटम यील्ड इज नॉट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर
बंडल शीथ सेल, ये सेम वही लाइन है कि जो हमारा क्वांटम यील्ड है वो बंडल शीथ सेल पे इफेक्ट नहीं करता टेम्परेचर के बढ़ने पर। आइए अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। देखिए जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर है इसको बोलते हैं हम आउटर लेयर। और आउटर लेयर से नीचे जो लेयर है ये वाली इसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। और ये हमारा जो ये वाली सेल है इसको हम बोलते हैं क्या, मीजोफिल सेल्स। और जो हमारी ये सर्किल में है इसको बोलते हैं बंडल शीथ सेल, बंडल और बंडल शीथ सेल के अंदर जो प्रेजेंट है वो हमारा ये ब्लू कलर का है जाइलम, जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। और ये है हमारा फ्लोएम जो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। सेम हमारी ये कौन सी हो जाएगी, एपिडर्मिस, आउटर एपिडर्मिस। तो बंडल शीथ सेल और मीजोफिल सेल, मतलब ये दो सेलों के बीच में हमारा क्या चलता है, C4 साइकिल चलता है। स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब यही दो सेल्स को मैं उठा के अगले डायग्राम में दिखा रहा हूं ताकि आपको केल्विन साइकिल सॉरी C4 साइकिल समझा सकूं। ये बंडल शीथ सेल और मीजोफिल सेल, यही सेल को मैं उठा के, क्योंकि हमारी जो C4 साइकिल है, देखिए ये हमारी कौन सी सेल है, मीजोफिल सेल। और ये हमारी बंडल शीथ सेल। जो मीजोफिल सेल है ये उसका क्लोरोप्लास्ट है और जो बंडल शीथ सेल है उसका ये क्लोरोप्लास्ट है। एक चीज और बताना भूल गया आप लोगों को, जो हमारा मीजोफिल सेल है उसके अंदर क्या रहता है, रूबिस्को एब्सेंट रहता है। रूबिस्को एब्सेंट। जबकि हमारी बंडल शीथ सेल है उसके अंदर रूबिस्को प्रेजेंट रहता है। अगर मीजोफिल सेल में रूबिस्को नहीं है बट रूबिस्को की जगह कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कोई सा एंजाइम होना चाहिए। शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि डार्क रिएक्शन में दो एंजाइम काम करते हैं। कौन से, एक तो रूबिस्को एंजाइम एंजाइम और हमारा दूसरा एंजाइम था पैपकेज एंजाइम। तो इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट रहेगा मीजोफिल सेल के अंदर, पैपकेज एंजाइम, पैपकेज। तो मीजोफिल सेल के अंदर, तो मीजोफिल सेल के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, पैपकेज। और बंडल शीथ सेल के अंदर हमारा वही सेम रूबिस्को। देखिए अब इसके पाथवे के बारे में बात करते हैं। होता क्या है इसके अंदर, सबसे पहले मैंने बताया था ये इसके अंदर CO2 का फिक्सेशन होता है। तो CO2 हमारी क्या होती है, जो CO2 एटमॉस में प्रेजेंट है वो हमारी क्या करती है, एंटर करती है किसमें, मीजोफिल सेल में। जो हमारी, इससे पहले वाले डायग्राम में बताता हूँ, जो हमारी CO2 है वो सबसे पहले एंटर करती है मीजोफिल सेल में। ये हमारा मीजोफिल सेल सही जितनी भी है, इसके बाद जाती है वो किसमें, मैकेनिज्म किसमें होती है, बंडल शीथ सेल में। तो ये मीजोफिल सेल, ये बंडल शीथ सेल, ठीक है। अगर CO2 मीजोफिलिक सेल में जाती है तो होता क्या है,
कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मदद से CO2 का क्या हो जाता है, CO2 कन्वर्ट हो जाती है HCO3 में। HCO3 में कन्वर्ट होने के बाद CO2, एक CO2 आई, वो कन्वर्ट हो गई कितने CO2 में कन्वर्ट हो गई, ओ सॉरी किस में कन्वर्ट हो गई, HCO3 में। लेकिन जो यहाँ पर इसके मीजोफिल के साइटोसोल में प्रेजेंट है कौन, पेप्केज एंजाइम। मैंने बताया था आप लोगों को पेप्केज यहाँ पर प्रेजेंट है। ये कितने कार्बन का रहता है, 3 कार्बन का। होता क्या है, 3 कार्बन और एक CO2 का कार्बन दोनों मिलकर कितने बनाते हैं, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का हमारा पास जो प्रेजेंट है वो हमारा है ऑक्सलो एसिड। विद द हेल्प ऑफ पेप्केज एंजाइम की मदद से जो हमारा CO2 है जो 1 कार्बन का है और पेप्केज है जो 3 कार्बन के हैं, दोनों मिलके ऑक्सलो एसीटेट बनाते हैं, जो कि कितने कार्बन का है, 4 कार्बन कंपाउंड। अब देखिए साइटोसोल से ये क्लोरोप्लास्ट में एंटर कर रहा है कौन, ऑक्सलो एसीटेट। ऑक्सलो एसीटेट साइटोसोल से क्लोरोप्लास्ट में एंटर किया, उसके बाद यहाँ पर होता है रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन में क्या होता है, NADPH कन्वर्ट हो जाता है NADP+ में, और हमारा जो ऑक्सलो एसीटेट था वो मैलेट में आ जाता, कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सलो एसीटेट जो हमारा 4 कार्बन कंपाउंड था वो मैलेट में कन्वर्ट हो गया, और मैलेट भी हमारा क्या है, एक 4 कार्बन कंपाउंड है। और इसके लिए जो एंजाइम लगता है वो कौन सा लगता है, NADP मैलेट डिहाइड्रोजिनेसिस। मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिडक्शन की प्रोसेस होती है जिससे ऑक्सलो एसीटेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलेट में। मैलेट भी हमारा क्या रहता है, 4 कार्बन कंपाउंड रहता है। अब ये मैलेट है, ये मैलेट एंटर करने जा रहा है किस में, बंडल स्थित सेल में। अब जैसे ही बंडल स्थित सेल में मैलेट एंटर किया, बंडल स्थित सेल के क्लोरोप्लास्ट में मैलेट एंटर किया, तो इसके जो 4 कार्बन थे उसके में से 1 कार्बन तो चले जाता है केल्विन साइकिल के अंदर। ये देखिए 1 कार्बन केल्विन साइकिल में चला गया। अब 4 कार्बन में से 1 कार्बन चला गया, बचे कितने, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन 3 कार्बन का हमारा बन जाता है पाइरुवेट, और यहाँ पर एक प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन, मतलब NADP कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट होके NADPH में आ जाता है। तो हमारा जो ये वाली प्रोसेस है उसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन। जो हमारा मैलेट में से 1 कार्बन केल्विन साइकिल में चला गया CO2 की फॉर्म में, उसको हम बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। बचे कितने, 3 कार्बन। 3 कार्बन का हमारा क्या बन गया, पाइरुवेट। अब 3 कार्बन पाइरुवेट कहाँ जाता है, मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो जैसे ही 3 कार्बन जो पाइरुवेट है वो बंडल स्थित सेल के क्लोरोप्लास्ट से मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में एंटर कर जाता है, और एंटर करने के बाद यहाँ पर एक एंजाइम का नाम आता है PPDK, फॉस्फोपाइरुवेट डाइकाइनेसिस। मैं आपको एंजाइम की फुल फॉर्म लिख देता हूँ, इसमें जगह नहीं है, आगे लिख दो। ये काम क्या करता है, देखिए फॉस्फो, आगे लिख ही देता हूँ, PPDK फॉस्फोपाइरुवेट डाइकाइनेसिस। ये काम क्या करता है, ये ATP से एडिनो ट्राइफॉस्फेट से 2 फास्फेट को ले लेगा और AMP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे क्या आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक फास्फेट पार आ जाते। एडिनो ट्राइफॉस्फेट से अगर हम 2 फॉस्फेट को ले लेंगे तो एडिनो मोनोफॉस्फेट बन जाएगा। और लेकिन पहले क्या होता है
कि एटीपी अपना एक एटीपी देता है और एडिनो डाइफॉस्फेट बनाता है, और ये डाइफॉस्फेट किसी और से एटीपी लेके अपना एटीपी बना लेता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर दो फॉस्फेट लगते हैं। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पर दो एटीपी यूज में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, फॉस्फोपाइरुवेट डाइकाइनेसिस एटीपी को एएमपी में कन्वर्ट करके पाइरुवेट को पैप में कन्वर्ट कर देता है, पैपकेज में। अब ये पैपकेज क्लोरोप्लास्ट से कहाँ जाता है, साइटोसोल में। अब यही सेम प्रोसेस वही साइटोसोल में, ये हमारा पैपकेज आ गया जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। सेम अगला CO2 आएगा, एक CO2 और 3 कार्बन, एक कार्बन CO2 का और 3 कार्बन दोनों मिलके क्या बनेंगे, ऑक्सलो एसीटेट। तो ये हमारी प्रोसेस ऐसे ही चली जाती है। आई होप आपको C4 साइकिल समझ में आ गया। इसके बाद हम करेंगे अगली क्लास में कैम पाथवे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई। थैंक यू।